एक पुरानी कहावत है जिसमें कहा जाता है कि जिसने दिल्ली पर शासन किया उसने पूरे भारत पर शासन किया। यानी दिल्ली के सीएम की कुर्सी हर लिहाज से खास है। तो जिस कुर्सी पर केजरीवाल 12 सालों से विराजमान है, क्या इस बार वो खतरे में है? एक तरफ आप शीश महल और पॉल्यूशन जैसे मुद्दों पर घिरती हुई दिख रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति पिछली बार से मजबूत दिख रही है। और आंकड़े ये कहते हैं कि कांग्रेस ने थोड़ा सा भी अगर राइज किया तो आपका खेल खराब हो जाएगा, क्योंकि डेटा के अनुसार कांग्रेस के वोट बैंक से दिल्ली की सत्ता पर 12 सालों से आप पार्टी काबिज है और कांग्रेस इस बार अपना वोट बैंक वापस लेने के लिए मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इस आधार पर सीनियर जर्नलिस्ट अविनाश तिवारी कहते हैं कि आप इस बार बुरी तरह से फंस चुकी है और अब राहुल गांधी ही केजरीवाल को उबार सकते हैं। लेकिन कैसे? तो इनडायरेक्टली उनका कहना था कि इस चुनाव में कांग्रेस खुद को सरेंडर कर दे तो आप उबर जाएगी। यहाँ सरेंडर का मतलब है कि कांग्रेस पिछली बार की तरह ये चुनाव भी बेमन से लड़े। तो क्या बीजेपी को हराने के लिए फिर से कांग्रेस खुद को सरेंडर कर देगी? आइए इसे खबर से 8 जनवरी की शाम को दिल्ली कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट अजय माकन अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक फोन कॉल के कारण रद्द करना पड़ा। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने राहुल गांधी को फोन किया और फिर राहुल गांधी ने अजय माकन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मना कर दिया। अगर ये खबर सही है तो इस घटना के बाद कांग्रेस के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का क्या होगा? उनका मनोबल तो टूट ही जाएगा। आपको पता ही है कि चुनाव पार्टी या बड़े लीडर नहीं लड़ते बल्कि कार्यकर्ता ही लड़ते हैं। इन केस कांग्रेस ने चुनाव ठीक से नहीं लड़ा तो आपको एक बार फिर से जीतने से ब्रह्मांड की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। खैर, कांग्रेस का मजबूती से चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसे एक चुनावी गणित से आपको समझाता हूँ। जब साल 2008 में आपने चुनाव नहीं लड़ा था तो कांग्रेस को मिले थे 40.8% वोट और बीजेपी को मिले थे 36.3%। लेकिन जब साल 2013 में आप पार्टी ने दिल्ली चुनाव में डेब्यू किया तो पहले ही चुनाव में उसे करीब 29.7% वोट मिले, बीजेपी को 33.1% वोट और कांग्रेस को 25.4%। साल 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 54.6% वोट मिले, बीजेपी को मिले 32.8% और इस चुनाव में कांग्रेस को 9.7% वोट मिले। फिर आता है साल 2020। इस बार के चुनाव में भी आप पार्टी को 53.5% वोट मिले, बीजेपी का वोट शेयर 38.5% रहा और कांग्रेस का वोट शेयर गिरकर 4.2% हो गया। मतलब डेटा ये साफ दिखा रहा है कि कांग्रेस का वोट शेयर नीचे आ रहा है तो आपका वोट शेयर ऊपर जा रहा है, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 17 सालों से स्टेबल है। ये आंकड़े इशारा करते हैं साहब कि कांग्रेस के वोटर भी कहीं ना कहीं आपके साथ मिलकर शिफ्ट हो गए। ऐसे में अब कांग्रेस अगर अपने पुराने वोट बेस का छोटा हिस्सा भी जोड़ पाती है तो इसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। चलिए आपको होने वाले नुकसान को एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। साल 2020 के आंकड़ों के अनुसार आपके पास वोट शेयर 53% है, बीजेपी के पास 38.5% और कांग्रेस का 4.2%। अगर कांग्रेस का इस बार 10% भी वोट शेयर बढ़ता है तो जाहिर है कि आपका वोट शेयर 53% से घटकर 43% हो जाएगा। इसके अलावा आप 12 सालों से पावर में हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर 4 से 5% वोट यहां भी टूट सकते हैं और टूटने के बाद ये वोट बीजेपी पर ही शिफ्ट होंगे, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वोट अक्सर मेन कॉम्पिटिटर पार्टी को ही मिलते हैं। तो ऐसे में 5% ऐड होने के बाद बीजेपी का वोट शेयर 38.5% से 43.5% हो सकता है और इधर आपका वोट शेयर गिरकर 40% तक आ जाएगा। शायद इसी आधार पर बीजेपी के अंदरूनी सर्वे में दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में 43.4% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। खैर, ये चुनावी गणित अपनी जगह है, पर प्लानिंग की बात अगर करें तो बीजेपी ने इस बार चुनाव जीतने के लिए 2 मास्टर प्लान बनाए। अगर बाय चांस ये दोनों प्लान सक्सेस हो गए तो बीजेपी को चुनाव जीतने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकने वाली। दरअसल बीजेपी अपने मास्टर प्लान के जरिए केजरीवाल को अपनी सीट तक उलझाकर रखना चाहती है, पर कैसे? जैसे कि आपको पता ही होगा कि केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और यहां से इस बार बीजेपी ने अपने मजबूत कैंडिडेट प्रवेश वर्मा को उतारा है, जिससे चुनाव नजदीक आते आते उन पर साइकोलॉजिकली प्रेशर बन सकता है कि कहीं वो अपनी ही सीट से ना हार जाए। ऐसे में लग रहा है साहब कि वो भी अपनी सीट को जीतने के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा समय देना शुरू करेंगे, जिससे उन्हें बाकी के 69 सीटों के प्रचार के लिए टाइम बहुत कम मिलेगा। जब केजरीवाल ही अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार नहीं करेंगे
तो उनके कैंडिडेट का क्या ही होगा ये बताने की जरूरत तो है ही नहीं। अगर पिछले चुनावों को देखा जाए तो साल 2015 में भी जब केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़े थे तो 57,213 वोट मिले थे। लेकिन जब साल 2020 में चुनाव हुए तो केजरीवाल का ग्राफ गिर गया और उन्हें 46,758 वोट मिले, यानी कि करीब 11,000 वोट का नुकसान हुआ। हैरानी की बात तो वैसे ये भी है कि तब बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से उनके सामने कोई बड़ा चेहरा था ही नहीं। यानी साल 2015 में बीजेपी से नुपुर शर्मा केजरीवाल के सामने थी, उन्हें 25,215 वोट मिले थे। तो वहीं कांग्रेस की किरण वालिया को 4315 वोट मिले। वहीं साल 2020 में बीजेपी ने सुनील यादव पर दांव लगाया था, तब उन्हें 26,000 वोट मिले थे। कांग्रेस के रोमेश सभरवाल को मिले 3,220 वोट। लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी केजरीवाल के सामने अपना सबसे मजबूत कैंडिडेट यानी कि एक्स सीएम शीला दीक्षित के लड़के संदीप दीक्षित को उतारा है। अगर संदीप दीक्षित को 15,000 वोट भी मिल जाते हैं तो मामला कांटे की टक्कर का हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दीक्षित को जितने भी वोट मिलेंगे वो सारे केजरीवाल के होंगे। ये तो मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं कि आप और कांग्रेस इनका वोट बैंक बिल्कुल सेम है। जहां बीजेपी दिल्ली में कांग्रेस को लेकर सॉफ्ट हो गई है, वो चुनाव तक राहुल गांधी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलने वाली। बीजेपी की मंशा है कि कांग्रेस दिल्ली में राइज करे, और जब कांग्रेस राइज करेगी तो फाइट ट्रायंगुलर हो जाएगी, और जब फाइट ट्रायंगल में होगी तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। इधर सीनियर जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी की अगर माने तो टक्कर सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस कहीं पिक्चर में है ही नहीं और वो सिर्फ वोट कटवा होगी। तो ओवरऑल बीजेपी का मेन प्लान ये है कि केजरीवाल को नई दिल्ली सीट तक सीमित रखना, तभी बीजेपी और कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ेगा। अब आते हैं बीजेपी के दूसरे प्लान पर। देखिए, बीजेपी का दूसरा प्लान है गरीब वोट बैंक को अपने पर शिफ्ट करना, क्योंकि दिल्ली में जो एलीट क्लास है वही बीजेपी का वोट बैंक है। अगर इसमें झुग्गी झोपड़ी वाले वोट एड ऑन हो जाते हैं तो अकेले बीजेपी के फेवर में होंगे। इस बात को भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 2015 में 66% गरीबों ने आपको वोट दिया, सीटें 67 जीती। 2020 में 61% गरीबों ने आपको वोट दिया और सीटें जीती 62। दरअसल दिल्ली की 750 झुग्गियों में 30 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से 50% लोगों के नाम वोटर लिस्ट में। ये सीधे सीधे 20 सीटों को प्रभावित करते हैं, और ये सभी 20 सीटें आपने जीती हैं। ये अरविंद केजरीवाल के हार्डकोर वोटर माने जाते हैं। और अब की बार इसमें बीजेपी ने सेंध लगाने के लिए जो प्लान बनाया था उसे अब एग्जीक्यूट भी कर दिया है। तो तारीख थी 3 जनवरी और साल था यही 2025। दिल्ली के अशोक विहार से पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को 1675 फ्लैटों की चाबियां सौंपी। ये फ्लैट डीडीए ने जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत तैयार की है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि यही फ्लैट की चाबी दिल्ली में सत्ता का ताला खोलेंगी। अब अगर बात दिल्ली चुनाव की हो ही रही है तो साहब, इस चुनाव में सबसे बड़ा रोल अगर किसी वोटर का होता है तो वो है पूर्वांचली वोटर्स। इन्हें माइनस करके दिल्ली चुनाव की कल्पना ही नहीं कर सकते। दरअसल दिल्ली में 1797 कच्ची कॉलोनियां हैं, जिनमें से अधिकतर में दिल्ली से बाहर से आए प्रवासी रहते हैं। इनमें भी सबसे बड़ी तादाद बिहार और ईस्ट यूपी से आए लोगों की है। इन्हें पूर्वांचली कहा जाता है। पूर्वांचली वोटर्स पर भी आपका ही कब्जा है। दिल्ली में लगभग 1.5 करोड़ वोटर्स हैं। इसमें से पूर्वांचली वोटरों की संख्या 40 से 45 लाख के आसपास है। 70 विधानसभाओं में से 17 विधानसभा में इनकी ही डोमिनेंसी है। इनमें से करावल नगर, लक्ष्मी नगर और बदरपुर से बीजेपी ने साल 2020 में जीत दर्ज की थी और बाकी 14 सीटें आपने जीती हैं। इस बार बीजेपी पूर्वांचली वोटरों को अपने फेवर में करने के लिए इस बार लिट्टी चोखा को अपनी चुनावी स्ट्रैटेजी में शामिल करती है। इसके लिए बीजेपी ने पूर्वांचल के मोहल्ले में 1500 से ज्यादा छोटी बड़ी बैठकें करने के लिए प्लान बनाया। इसमें छठ समिति, भोजपुरी समाज समिति, मिथिला सांस्कृतिक समिति और धार्मिक समितियों के माध्यम से पूर्वांचल समाज के वोटर्स को टारगेट करने का प्लान है। इन वोटरों को जोड़ने के लिए लिट्टी चोखा जैसी डिश को एक माध्यम भी बनाया गया है। यानी हर मीटिंग में लोग लिट्टी चोखा खाएंगे और बीजेपी को वोट करने की शपथ लेंगे। पूर्वांचली वोटरों के अलावा दलित वोटर भी दिल्ली के चुनाव के मेन कैरेक्टर में रहते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जिसके दलित उसके दिल्ली। दरअसल दिल्ली में दलित वोटर की संख्या करीब 17% है, जिसके लिए विधानसभा की 12 सीटें रिजर्व भी की गई हैं। साल 2018 तक दिल्ली में दलितों की राजनीति में कांग्रेस चैंपियन थी, लेकिन 2013 में आप पार्टी के आने के बाद सब कुछ बदल गया। उस चुनाव में आपने 12 में से 9 सीटें जीतकर बड़ा फेरबदल किया था। इसके बाद 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में दलितों के लिए रिजर्व सभी 12 सीटों को आपने जीत लिया।
गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा में अंबेडकर वाले बयान को मुद्दा बनाकर भी कांग्रेस दलित वोटरों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगी हुई है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि कांग्रेस इन 12 सीटों पर अपना वोट शेयर बढ़ा भी सकती है या खाता भी खोल सकती है। अब ऐसे में चुनाव में सबसे ज्यादा जिस चीज की चर्चा हो रही है वो है शीश महल। अब क्या है ये शीश महल की पूरी कहानी, इसे थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझाते हैं। देखिए, बीते 4 दिसंबर को बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का राजा बाबू दिखाते हुए एक पोस्टर जारी किया। पोस्टर पर लिखा, आप प्रेजेंट्स करोड़ों का शीश महल। यहीं से विवाद तूल पकड़ने लगा। ऐसे में एग्जैक्ट में शीश महल है क्या? बीजेपी ने दिल्ली में 6 फ्लैग रोड पर बने सीएम हाउस को शीश महल कहा है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, जहां 2015 से 2024 तक दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल रहते थे। सीएजी की एक रिपोर्ट के हवाला देकर बीजेपी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने सीएम रहते हुए मुख्यमंत्री आवास में रेनोवेशन के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। हालांकि सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में केजरीवाल के शीश महल के निर्माण के लिए 33.66 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि सीएजी की रिपोर्ट लीक हुई है, ना कि ऑफिशियली सीएजी ने रिपोर्ट जारी की है। आप चाहे तो सीएजी की वेबसाइट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। अब ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट इलेक्शन डेट आने के बाद लीक हुई। यहाँ एक सवाल ये भी बनता है कि देश के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के आवास को लेकर रिपोर्ट लीक नहीं होती, लेकिन हैरानी की बात है कि दिल्ली के सीएम आवास रेनोवेशन की रिपोर्ट लीक हो जाती है। आप समझ सकते हैं इसका तार कहां जुड़ा हुआ है। फिलहाल सीएम अतिशी शीश महल में रह रही है और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर अरविंद केजरीवाल रह रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या कोई भी सीएम अपने आवास को रेनोवेट कर सकता है? तो इस पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि देश में मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन के लिए कोई नियम कानून है ही नहीं। सभी राज्यों के सीएम को अपने आवास को रेनोवेशन कराने की आजादी है। तो सवाल अब ये भी उठता है कि शीश महल जैसे मुद्दे से चुनाव में केजरीवाल को नुकसान हो सकता है। यहाँ पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई कहते हैं कि 2013 में जब केजरीवाल राजनीति में आए तो उन्होंने सरकारी कार और बंगला ना लेने की शपथ ली थी। इसके बाद उन पर शराब घोटाला और शीश महल बनवाने के आरोप लगने लगे। ये उनके राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं इस मुद्दे पर इलेक्शन एनालिस्ट अमिताभ तिवारी कहते हैं कि दिल्ली चुनाव में 30% वोटर्स आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में इनमें से आधे वोट भाजपा और कांग्रेस को मिल जाते हैं। ये फ्लोटिंग वोटर्स आपका सबसे बड़ा वोट बैंक है। केजरीवाल पर लग रहे आरोपों की वजह से इन वोटरों का रुख भी बदल सकता है। देखिए, नैतिक रूप से सवाल तो ये भी बनता है कि आम आदमी की राजनीति करने वाले केजरीवाल का बाथरूम क्या ऐसा आलीशान होगा? अगर होगा तो विरोधी आरोप लगाएंगे ही। केजरीवाल खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पीएम मोदी के आवास और उनके लाइफस्टाइल को लेकर काउंटर अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो इससे बच नहीं सकते क्योंकि पीएम मोदी केजरीवाल की तरह आम आदमी की राजनीति नहीं करते। ऐसा भी पूरा विपक्ष कहता है कि वो अदानी अंबानी के दोस्त हैं, तो उन्हें पूरा हक है महंगे सूट पहनने और आलीशान बंगले में रहने का। अब शीश महल के अलावा आप पार्टी इस बार पॉल्यूशन के मुद्दे पर भी घिरी हुई दिख रही है। साल 2020 के चुनाव में केजरीवाल ने वादा किया था कि अगले साल चुनाव से पहले यानी 2025 से पहले मैं दिल्ली वासियों के साथ यमुना नदी में डुबकी लगाऊंगा। तो वहीं साल 2022 में एमसीडी चुनाव के दौरान केजरीवाल ने ही कहा था कि अगर हमारी सरकार एमसीडी में जीतकर आती है तो हम दिल्ली को कूड़ा मुक्त कर देंगे। तो आपको मालूम होगा कि अगर एमसीडी में भी आपकी सरकार है, लेकिन साल 2018 से अब तक 4 बार दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी की लिस्ट में जगह बना चुकी है। दरअसल दिल्ली में गाजीपुर, भरसवा और ओखला लैंडफिल साइट ये कूड़े के 3 पहाड़ हैं। दिल्ली में सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़ गाजीपुर लैंडफिल साइट को माना जाता है। जुलाई 2019 में इसकी ऊंचाई 65 मीटर तक पहुंच गई थी। यानी यहाँ कूड़े का पहाड़ इतना ऊंचा है कि कुतुब मीनार से बस 8 मीटर छोटा रह गया था। यही वजह है कि साल 2018 से अब तक 4 बार दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी की लिस्ट में पहले स्थान पर जगह बना चुकी है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की 2022-23 की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी के घरों से हर दिन 11,352 टन कचरा निकलता है। इसमें से 7,352 टन कूड़ा या तो फिर रिसाइकिल कर दिया जाता है या फिर उससे बिजली बना ली जाती है, लेकिन बाकी का बचा 4,000 टन कूड़ा लैंडफिल साइट में डंप कर दिया जाता है। कचरा डंप होने के कारण कूड़े का पहाड़ बनता जा रहा है। साइंस जर्नल लैंडसेट की स्टडी बताती है कि लैंडफिल साइट के पास 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग अस्थमा, टीबी, डायबिटीज न जाने कितनी परेशानियों से जूझते रहते हैं। हालांकि एमसीडी ने तीनों लैंडफिल साइटों पर बने कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए दिसंबर 2028 की नई डेडलाइन दी है
और दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर प्रवेश वर्मा ने एक पोस्टर जारी किया जिस पर एक स्लोगन लिखा है और ये स्लोगन अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता से भी इंस्पायर्ड है। प्रदूषण हटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बीजेपी पॉल्यूशन के मुद्दे पर आपको घेर रही है, लेकिन क्या बीजेपी बताएगी कि उसने गंगा साफ करने के लिए क्या क्या किया? क्योंकि बीजेपी के घोषणा पत्र के अनुसार 2022 में गंगा को साफ हो जाना था। 2019 में बीजेपी ने कहा था कि जब देश आजादी का 75वां वर्ष मना रहा होगा तब गंगा साफ हो चुकी होगी। लेकिन आरटीआई में खुलासा हुआ है साहब कि सरकार गंगा की सफाई पर अब तक 3800 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, फिर भी गंगा नदी की स्थिति वैसी की वैसी है। 2024 में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार गंगा दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में टॉप पर है। अब इसके अलावा दिल्ली की कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, मेनली पुलिस, होम मिनिस्टर अमित शाह के कंट्रोल में रहती है। तो सवाल उठता है कि वुमेन सेफ्टी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब तक क्या किया है? क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में हर रोज 10 महिलाएं किडनैप हो रही हैं। तो वहीं एनसीआरबी की एक और रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में हर दिन 3 महिलाओं का होता है। यूनाइटेड नेशन के एक सर्वे के अनुसार 95% महिलाएं दिल्ली के पब्लिक प्लेस में असुरक्षित महसूस करती हैं। यानी जहां बीजेपी पॉल्यूशन के मुद्दे पर आप पार्टी को घेरने में लगी है, तो वहीं आप वुमेन सेफ्टी और क्राइम के नाम पर बीजेपी पर लगातार वार कर रही है। फिलहाल कांग्रेस इस लड़ाई में ज्यादा अग्रेसिव नहीं दिख रही है। अब ऐसे में 5 फरवरी को वोट डाले जाने वाले हैं और 8 फरवरी को नतीजे भी आने वाले, तो ही चीजें क्लियर हो पाएंगी कि दिल्ली में किसका शासन आएगा। लेकिन आप दिल्ली में किसको चाहते हैं, आप या फिर कांग्रेस या फिर बीजेपी? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।